10:30 से 11:30 बजे तक का, वो है मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय विवरण। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो हमारा दूसरा सत्र है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का जो सत्र है, वह है कृषि उत्पादों के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने वाले सफल उद्यमियों के अनुभव। कुछ सफल उद्यमियों के बारे में उनकी कहानी हम आपको बताएंगे, उनके अनुभव हम बताएंगे, किस तरह से उन्होंने उद्योग प्रारंभ किया है। और ये जो अनुभव हैं, ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमने एकत्रित किए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव है वो आपके साथ साझा करेंगे, कैसे उन्होंने प्रारंभ किया और कैसे वो आगे चल रहे। तो जो पहला विषय है मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय विवरण का, इस विषय पर शनिवार को कुछ चर्चा आपके साथ हमने की थी, लेकिन उसमें जो है कौन कौन सी मशीनें स्थापित हो सकती हैं, किस तरह से इसको संचालित किया जा सकता है, किस तरह से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा सकती है, इस बारे में आज हम कुछ और चर्चा करेंगे। तो मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशाला में विद्यार्थी चाहें तो नोट कर लें कि ऐसा भवन होना चाहिए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था हो, और साथ ही इसमें जो मशीनें लगेंगी, जो उपकरण लगेंगे, उनके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। पहली मशीन तो लगेगी पीएच मीटर। पीएच मीटर यानी मिट्टी की या जल की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए पीएच मीटर की आवश्यकता होगी, जो लगभग 15,000 रुपए के आसपास आपको ये पीएच मीटर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मापने का यंत्र होगा, विद्युत चालकता मापने का जो यंत्र होगा, वो भी आपको लगभग 15,000 रुपए की कीमत में उपलब्ध हो सकेगा। तो यानी पहला यंत्र जो मिट्टी के बारे में जांच करने के बारे में, जल के बारे में ये है, वो है पीएच मीटर, जो लगभग 15,000 की कीमत का होगा। दूसरा ईसी मीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर, जो भी लगभग 15,000 की कीमत का होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से जो हम जानकारी एकत्रित करेंगे, उसमें विद्युत चालकता के बारे में जानकारी करेंगे, और उस जानकारी से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मिट्टी में पोषकता कितनी कम या ज्यादा है। पोषक तत्वों के बारे में हमको कुछ ज्ञान होता है। इसके अलावा तीसरा यंत्र जो सिस्टम है, वह नाइट्रोजन की मात्रा को पता लगाने के लिए होगा, कैक्सॉल सिस्टम, और इस यंत्र की कीमत लगभग 1 लाख के आसपास आती है। इसके अलावा टाइट्रेशन करने के लिए कुछ ब्यूरेट, पीपेट या कांच के फ्लास्क वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसमें भी कुछ 50,000 रुपए की आवश्यकता आपको होगी। इसके अलावा फास्फोरस की जांच के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
की आवश्यकता होती है। और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से फास्फोरस की मात्रा जांच करने में ये काम आता है और पानी के एनालिसिस TDS वगैरह ज्ञात करने के लिए भी काम ये आता है। तो इसकी भी कीमत लगभग 50-60 हजार रुपए के आसपास है। फिर पोटास की मात्रा को ज्ञात करने के लिए अगला जो उपकरण आपके पास होना चाहिए इस तरह की प्रयोगशाला में, वह है फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर फ्लेम फोटोमीटर के माध्यम से हम पोटास की मात्रा की जानकारी पता लगाते हैं। इसकी भी कीमत लगभग 50,000 के आसपास होगी। और इसके अलावा ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये एक यंत्र होगा जिससे हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी का पता लगाएंगे कि हमारे मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं, क्या कमी है और किसकी अधिकता है। ये सारी जानकारी ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से होगी। कुल 4 से 5 लाख रुपए का खर्च इन उपकरणों के ऊपर होगा। और साथ ही साथ यदि आप अस्थायी मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करते हैं तो लगभग 500 वर्ग फीट का एक भवन या तो आप किराए से ले लें या अपना स्वयं का निर्माण करें, तो 500 वर्ग फीट के एक भवन के निर्माण पे जो अनुमानित लागत है 1000 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से, तो इस पे 5 लाख रुपए का खर्च आएगा यदि आप अपना निजी भवन स्थापित कर लेते हैं। तो इसके अलावा दूसरे तरह की इकाई हो सकती है कि जो चलित मिट्टी और जल परीक्षण की इकाई हो सकती है, उसमें एक बस की आवश्यकता होगी और हम समझते हैं कि उसकी कीमत जो है कम से कम 10 लाख रुपए की होगी। और उसमें जो इक्विपमेंट्स होंगे वो इसी तरह के होंगे जो हमने बताए कि pH मीटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मापने का यंत्र EC मीटर होना चाहिए, एक एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, टाइट्रेशन के लिए कुछ ग्लासवेयर होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पोटास के बारे में जानकारी, फास्फोरस के बारे में ज्ञात होने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आवश्यकता होगी। और इसी तरह से पोटास की जानकारी के लिए फ्लेम फोटोमीटर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जानकारी के लिए ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जानकारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए इस तरह की इकाई आप स्थापित करना चाहते हैं, तो आज का जो हमारा विषय है कि हमको चर्चा करनी है कि इसके लिए वित्त के बारे में क्या कैसे करना है। तो मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण का मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात है। तो मैं एक दिन इस विषय पे आप लोगों से और चर्चा कर रहा था। वित्तीय विवरण बनाने के लिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी एक तो परियोजना है प्रोजेक्ट की हिंदी, और रिपोर्ट का मतलब एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सिस्टमेटिक रूप से वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति समझ सके। माने आपके भविष्य की कार्य योजना, अगर आप ये संचालित करना चाह रहे हैं तो आपकी कार्य योजना क्या होगी इसके बारे में।
तो योजना क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग को परिभाषित करते हैं, डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस इज नोन एज प्लानिंग। भविष्य में हमको जो करना है, अगर उसको हम पूर्व से निर्धारित कर लेते हैं तो यही तो योजना है। तो आपको अपने व्यवसाय की, आपको अपने मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र के स्थापना के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, एक योजना का निर्माण करना है। योजना का निर्माण क्यों करना है? पहली बात तो ये है कि योजना का जब निर्माण करेंगे तो आप स्वयं से जानेंगे कि इसमें लागत मूल्य क्या आएगी, इससे हम क्या आय अर्जित कर सकते हैं, इसमें खर्चे क्या आएंगे, और आय और व्यय को आप जो अंतर है यही आपको बता सकेगा कि आपको मुनाफा या नुकसान क्या हो सकता है। तो इसलिए आप इस योजना को सबसे पहले तो अपने लिए भी बना रहे हैं। दूसरा, यदि आप बैंक से ऋण लेने के लिए ये योजना बना रहे हैं, यानी आप स्वयं की पूंजी से ये उद्यम स्थापित नहीं कर सक रहे हैं, तो अगर बैंक से आपको ऋण की आवश्यकता है तो आपको ये योजना बनानी होगी, और इस योजना की आवश्यकता आपके आवेदन के साथ आपको अटैच करनी होगी। तो चलिए हम ये जानकारी लेते हैं कि योजना कैसे बनाई जाती है। योजना मुख्य रूप से एक 2-3 खंड होता है। सबसे पहला खंड योजना में होगा कि जो व्यक्ति इस इकाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं उनके बारे में परिचय होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपका उम्र क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपका कार्य अनुभव क्या है, आपको इस विषय में क्या जानकारी है, इस तरह की बात उसमें लिखनी होती है। दूसरा, आपकी इकाई कौन सी है, इकाई क्या कार्य करेगी, इस तरह की बात उसमें व्यक्ति के परिचय में, और इकाई कहाँ स्थापित होगी, इकाई का प्रकार क्या होगा, वो संपूर्ण स्वामित्व वाली इकाई होगी या वो पार्टनरशिप फर्म होगी, या वो फर्म जो होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फर्म होगी, या ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, कैसी होगी, ये सारी जानकारियां इसमें देनी होंगी। दूसरा पक्ष जो है वो है योजना का वित्तीय पहलू वाला पक्ष। वित्तीय पहलू वाला पक्ष जो होता है उसको 2-3 हिस्से में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो अस्थाई पूंजी निवेश, यानी आप भवन बना रहे हैं तो एक बार भवन बनाएंगे वो लंबे समय तक वो भवन कंटिन्यू करेगा। ये जो उपकरण हमने बताए वो एक बार आप खरीदेंगे वो लंबे समय तक वो चलता रहेगा। इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह की जरूरत होगी टाइट्रेशन करने के लिए, और दूसरे कामों में परीक्षण के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होगी, कुछ पैकिंग मटेरियल की जरूरत होगी, कुछ स्टेशनरी की जरूरत हो सकती है। तो ये जो कार्यशील पूंजी की बात है, कुछ बिजली खर्च होगी, कुछ अगर आप किराए से कोई भवन लेके कर रहे हैं तो किराया देना पड़ेगा, तो ये खर्चे भी होंगे। तो एक तो अस्थाई पूंजी निवेश है और दूसरे को हम लोग कहते हैं कार्यशील पूंजी निवेश। कार्यशील पूंजी निवेश में, अस्थाई पूंजी निवेश में वही चीजें हम डालते हैं जिसको हम बार बार खर्च नहीं करते हैं, एक बार खर्च करते हैं। एक बार का मतलब, अगर बोरिंग करानी है तो एक बार बोरिंग करानी है, घर बनाना है तो एक बार घर बन जाएगा, मशीन उपकरण खरीदना है तो उसकी लाइफ कम से कम 10 साल या कुछ आकी जाएगी, तो वो भी अस्थाई पूंजी निवेश का हिस्सा होगा। तो इस तरह से परियोजना में अस्थाई पूंजी निवेश का एक हिस्सा है। दूसरी चीज होगी प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्राथमिक एवं परिचालन पूर्व के खर्चे।
कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ शुल्क आपको देना पड़ रहा है। वो एक बार तो देना पड़ रहा है, लेकिन वो अस्थाई पूंजी निवेश में नहीं है, क्योंकि वो भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, फिक्सचर, फर्नीचर का हिस्सा नहीं है। इसलिए उसको हम प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व खर्चे में डाल सकते हैं। कहीं से गुमास्ता या शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके लिए कुछ फीस देनी है, तो उसको भी हम प्राथमिक एवं परिचालन पूर्व खर्च में डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप अगर बाजार सर्वेक्षण कर रहे हैं और उसमें कुछ आपको खर्च हो रहा है तो वो भी हमारा प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व का खर्च होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं, पार्ट जो हैं परियोजना रिपोर्ट के, ये हमने बताया कि एक होगा अस्थाई पूंजी निवेश, भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, फिक्सचर, फर्नीचर आदि, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह आदि पे जो खर्च आप करेंगे तो वो अस्थाई पूंजी निवेश होगा। प्राथमिक एवं परिचालन पूर्व खर्च यानी परिचालन को शुरू करने के पूर्व ऐसे खर्चे जो अस्थाई पूंजी निवेश में या फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते हैं और उसको कार्यशील पूंजी खर्च में भी नहीं डाल सकते हैं, उसको हम कहेंगे प्राथमिक एवं परिचालन पूर्व के खर्च। कहीं आपको ट्रेनिंग भी लेने जाना है, उसका प्रमाण पत्र लेने जाना है, तो इसमें भी जो खर्च आपका होगा वो प्राथमिक एवं परिचालन पूर्व के खर्चों में शामिल होगा। अगला जो पक्ष है इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो है कार्यशील पूंजी निवेश का। तो कार्यशील पूंजी निवेश में क्या क्या आता है? कोई भी आप परियोजना बनाएंगे तो कार्यशील पूंजी निवेश में आता है कच्चा माल का स्टॉक, अर्धनिर्मित माल का स्टॉक, तैयार माल का स्टॉक, उधार बिक्री, एक माह का उत्पादन व्यय जिसमें लोगों को अगर वेतन देना है तो वो डाला जाता है। इसके अलावा एक माह का उपयोगिता व्यय, बिजली में, पानी में क्या खर्च होगा, ये आपकी यूटिलिटीज एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी होगी। जब ये तीनों बातें आप लिख चुके, यानी अस्थाई पूंजी निवेश लिख दिया आपने, प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व खर्चे आपने लिख दिए और कार्यशील पूंजी के खर्चे लिख दिए। कार्यशील पूंजी खर्चे इस इकाई में क्या होंगे? इस इकाई में हो सकते हैं जो आप केमिकल्स वगैरह आप खरीद रहे हैं और इसको आप तैयार कर रहे हैं, मिट्टी परीक्षण के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसका आपको स्टॉक रखना होगा और जितनी ज्यादा मिट्टी परीक्षण करेंगे उतना ही ये केमिकल्स आपके खर्च होते चले जाएंगे। तो ये जो खर्च है इसको अनुमानित करके ये कार्यशील पूंजी निवेश का एक हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा हो सकता है कि अगर आपने अपने उद्यम में कुछ कुशल कारीगर रखे हैं या कुछ कर्मचारियों को भी नौकरी दी है तो उनका वेतन आपको देना ही होगा। तो एक माह का जो वेतन है और एक माह का जो अन्य खर्च है जिसको विविध खर्च कहते हैं, जैसे कोई आपके प्रतिष्ठान में आया गया तो उसको आप चाय नाश्ता वगैरह करते हैं या अपने कर्मचारियों को भी रोजाना आप दोपहर का लंच या चाय या नाश्ता वगैरह कराते हैं, तो इसका जो खर्च होगा ये आपके कार्यशील पूंजी का हिस्सा होगा। इसके अलावा जब आप काम कर लेते हैं और रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको हो सकता है पैसा तुरंत ना मिले, उसमें कुछ विलंब हो, हफ्ता 15 दिन के बाद आपका पैसा आ रहा है, तो ये
उधारी जो होती है, तो इसको भी आप कार्यशील पूंजी का हिस्सा मानते हैं। तो अगर हम निश्चित पूंजी लागत, भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, फिक्सचर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये आते हैं निश्चित पूंजी लागत में, तो इसको जोड़ लें। साथ ही प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व के खर्चे जोड़ लें। कहीं से ट्रेनिंग का खर्च है, कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का खर्च है, कहीं आपको कोई लाइसेंस वगैरह लेने का खर्च है, वो जोड़ लें। और साथ ही जो कार्यशील पूंजी का खर्चा है, इसको भी आप जोड़ लें, तो कुल परियोजना लागत निकलकर आ जाती है कि हमको इस इकाई को प्रारंभ करने के लिए इतना पैसा लगेगा। इसके साथ ही कुछ समझदार उद्यमी ऐसे होते हैं कि जो एक खर्चे और जोड़ते हैं। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, आकस्मिक व्यय के लिए 2-3% का प्रावधान उसमें रखते हैं कि कोई चीज, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, कोई टूट फूट हो गई, तो उसको रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह में भी कुछ खर्च होगा, तो तुरंत आपको बैंक में न जाना पड़े, तो इसलिए 2-3% का कंटिजेंसी एक्सपेंसेस यानी आकस्मिक व्यय भी उसमें जोड़ देते हैं। तो ये पूरी परियोजना लागत निकल आती है। निश्चित पूंजी लागत, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें आ गया प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व के खर्चे, फिर आ गया कार्यशील पूंजी के खर्चे, और इसके अलावा आप अगर प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी यानी आकस्मिक खर्चों को जोड़ लेते हैं, तो ये आपकी हो गई कुल परियोजना लागत। अब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक हिस्सा और होना चाहिए, जिसमें आपकी लाभप्रदता का विश्लेषण होना चाहिए। तो लाभप्रदता का विश्लेषण कैसे आप करेंगे? लाभप्रदता का विश्लेषण ये होगा कि आपके कुल समस्त खर्चे क्या क्या अनुमानित किए जा सकते हैं। जैसे अब साल भर की लाभप्रदता की गणना आप निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले अनुमान करना होगा कि हम कितनी मिट्टी का परीक्षण रोजाना औसतन कर पाएंगे। तो साल भर में कितना मिट्टी परीक्षण कर पाएंगे, और इसका रेट अगर हम 100 रुपए प्रति सैंपल अगर रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप गणना करके निकाल लेते हैं। सामान्य तौर पे इसको 1 महीना जो है वो 25 दिन का माना जाता है प्रोजेक्ट लिखने के समय। इसी तरह का फैशन है, क्योंकि आप सोचिए आप महीने के 30 या 31 दिन काम नहीं कर पाएंगे। कुछ रविवार होंगे, 4 से 5 रविवार होंगे, और कुछ छुट्टियों के दिन हो सकते हैं जिसमें आप काम नहीं करेंगे। तो इसलिए 25 दिन का आप महीना मानिए, और 25 दिन का जैसे ही आप महीना मानते हैं, तो आपके वर्ष के दिन 300 हो जाते हैं। तो अगर एक दिन का आप अनुमान करते हैं, तो आप 300 दिन से उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो वार्षिक विक्रय से आपको आय प्राप्त हो जाएगी कि वार्षिक रूप में हमारी आय इतनी हुई, और मेरे ख्याल से यही आपकी आय है। और फिर वार्षिक खर्चों को आप जोड़ना शुरू करिए कि हमारे कार्यशील पूंजी में क्या क्या खर्च होगा। कार्यशील पूंजी में क्या खर्च होगा? कुछ केमिकल एनालिसिस के लिए केमिकल्स आपके खर्च होंगे, कुछ कर्मचारियों को आपको वेतन देना पड़ेगा, कुछ अन्य खर्चे आपके होंगे, तो वो सब साल भर का आप जोड़ लीजिए। और इसके अलावा अगर भवन किराए पे है, तो उसका किराया लगेगा आपको साल भर का। और यदि भवन अपना है, तो जो भी टैक्स वगैरह देना होता है, तो उसको भी आप
देख सकते हैं, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। और साथ ही उपयोगिता का व्यय आपको जोड़ना होगा कि हमारे बिजली का बिल कितना आएगा अनुमानित रूप से साल भर में, और पानी का क्या खर्च होगा साल भर में, पानी के ऊपर क्या भुगतान हमको करना होगा उसके बारे में भी वो जोड़ लीजिए। ये सब जब टोटल करिएगा तो वार्षिक खर्च आपका निकल आएगा। जब वार्षिक खर्च निकल आएगा तो वार्षिक आमदनी से वार्षिक खर्च जब घटाएंगे तो वही अगर सरप्लस हो गया तो आपका मुनाफा हो गया, और अगर खर्च ज्यादा हो गया और आमदनी कम हुई तो ये नुकसान हो गया। तो आपके लाभप्रदता की गणना इसी तरह से की जाती है कि साल भर की जो आमदनी है संभावित, जो प्रोजेक्टेड सेल्स रेवेन्यू है, उसमें से साल भर के जो प्रोजेक्टेड एक्सपेंसेस हैं उसको आप घटा दीजिए, तो जो अंतर है वही नफा या नुकसान है। अब देखिए, कैलकुलेशन में एक चीज और डाली जाती है। कोई भी मशीन खरीदी गई तो उसकी लाइफ कुछ सालों की ही होती है, तो आप इसमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन आपका सीधा खर्च नहीं है, लेकिन इस पैसे को अगर कहीं आप जमा करते जाएंगे तो जब 8-10 साल बाद आपका पीएच मीटर खराब हो गया या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खराब हो गया तो आप इस स्थिति में अवश्य रहेंगे कि नया पीएच मीटर या नया ईसी मीटर या नया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप खरीद सकें। तो आपको जो डेप्रिसिएशन है उसको भी घटाना चाहिए। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को घटाते हैं, ये इनकम टैक्स में भी एक प्रावधान दिया हुआ है कि आपकी आमदनी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही मूल आमदनी मानी जाएगी, तभी आमदनी मानी जाएगी। और जो आमदनी है उसमें टैक्स का डिडक्शन जो है वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही होगा। यानी 5 लाख का अगर आपने भवन बनाया तो भवन में भी भविष्य में रिपेयर मेंटेनेंस या भवन की भी वो मानी जाती है आयु, तो इसमें भी आप नियमित रूप से हर साल 5% का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। ग्लासवेयर में 25-30% का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अन्य उपकरणों की लाइफ अगर 5 से 10 साल मानी गई तो उसमें आप 10% से 20% का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। तो इसके बाद ही आपकी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, इसको घटाने के बाद डेप्रिसिएशन को जब आप घटा देंगे। अब आपकी प्रॉफिट आई डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, अब आप टैक्स लायबिलिटी काउंट करेंगे कि इसमें हमको सरकार को क्या टैक्स देना पड़ेगा, और उसको भी अगर आप घटा देते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। जब तक उसको नहीं घटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो माना जाता है, और जब उसको घटा देते हैं तो ये हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये रहा पूरा वित्तीय विवरण हमारी योजना का। अब इस वित्तीय विवरण में एक बात और शामिल करनी होगी। हमारा जो शासन है वह चाहे केंद्रीय शासन हो या राज्य शासन हो, वह युवाओं को कई तरह से रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि आप रोजगार शुरू करें और आप दूसरों को भी रोजगार दें। तो इसके लिए शासन की कई योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से
9 उद्यमियों को अनुदान प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ी सी चर्चा इस में हम अनुदान के बारे में भी कर लेते हैं। जैसा कि हमने कई बार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया कि शासन की कई योजनाएं हैं। भारत सरकार की पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इस मिट्टी एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करा सकती है। और यदि आप ग्रामीण अंचल में इस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसमें 35% अनुदान की पात्रता महिला उद्यमियों को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों को मिलेगी। तो आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसमें इस बात का भी वो डाल सकते हैं कि हमें शासन से इस योजना के तहत इतना अनुदान मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि उससे आपको लाभ होगा कि जो बैंक से आप ऋण लेंगे तो उसमें उतनी चुकौती आपको नहीं करनी पड़ेगी। यानी 10 लाख रुपए में 3.5 लाख रुपए आपको सरकार छूट दे रही है। बाकी शेष पैसा आपको ब्याज के समेत चुकता करना पड़ेगा। अगर महिला उद्यमी नहीं है, पुरुष उद्यमी हैं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में नहीं आते हैं तो उनको 35% के बदले 25% अनुदान की पात्रता होगी। यानी जहां महिला उद्यमियों और SC/ST उद्यमियों को शासन के माध्यम से 3.5 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हो रहा था, वहां इनको 2.5 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। यदि आप इसी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना के अनुसार शहर के भीतर, यानी जहां आबादी 20 लाख से अधिक हो, यानी नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर इस इकाई को स्थापित कर रहे हैं तो महिला उद्यमियों के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए ये अनुदान राशि 25% होगी। वहीं पे सामान्य वर्ग के उद्यमियों के लिए जो नगर पालिका और नगर निगमों के भीतर इस इकाई को स्थापित करना चाह रहे हैं उनको 15% की अनुदान राशि होगी। तो एक योजना, ये बड़ी अच्छी योजना है, सबसे अच्छी योजना है, वर्तमान में चल भी रही है और इस योजना का लाभ लेके आप इस इकाई को स्थापित कर सकते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ, लॉकडाउन की अवधि के बाद इस वर्तमान के वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी के कारण इस योजना को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन ये योजना पुनः अप्रैल माह से अपने बदले हुए स्वरूप में आएगी। अभी योजना हमारे सामने नहीं है, लेकिन इस योजना में 10 लाख रुपए का लोन लेके कोई भी उद्योग सेवा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। महिलाओं के लिए इसमें 30% अनुदान है। इसमें शहर और ग्रामीण अंचल में अनुदान में अलग अलग नहीं है। शहर में खोलेंगे तो भी 30% अनुदान मिलेगा और गांव में खोलेंगे तो भी 30% अनुदान मिलेगा। तो इस योजना के माध्यम से भी मिट्टी एवं जल परीक्षण का केंद्र की स्थापना की जा सकती है। और अगर पुरुष उद्यमी हैं तो उनके लिए 15% अनुदान की पात्रता इस योजना में बनती है। ये दोनों योजनाएं काफी लाभकारी हैं जो हमने बताया, तो इसके बारे में आप ध्यान देंगे और शासन की योजना का लाभ लेते हुए
अगर आप अपनी इकाई शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप काफी मुनाफा कमा सकेंगे। और दूसरा, मुनाफा बढ़ाने के लिए आप ये भी देख रहे होंगे कि लोग अपने व्यवसाय के साथ विविध व्यवसायों को जोड़ते हैं। मिट्टी परीक्षण केंद्र या मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र के साथ आप जोड़ सकते हैं एग्री क्लिनिक, यानी किसानों को हम विभिन्न तरह का ज्ञान देंगे, विभिन्न तरह की कंसल्टेंसी देके, उसकी फीस रख के उससे कुछ हम अर्जित कर लेंगे अपनी इकाई में। और ऐसे कंसल्टेंट हम अपने पैनल में रखेंगे जो उनको जानकारी दे सकते हैं, या हम अपनी जानकारी खुद अच्छी बढ़ा लेंगे। तो एग्री क्लिनिक के माध्यम से मिट्टी परीक्षण, मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र से एग्री क्लिनिक को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती है, एग्री बिजनेस सेंटर, कृषि व्यवसाय केंद्र। मिट्टी परीक्षण केंद्र में जब मिट्टी परीक्षण करके आप रिपोर्ट देते हैं और मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, तो उसका रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इतनी मात्रा में आपको पाइराइट डालनी होगी, या इतनी मात्रा में आपको जिप्सम का प्रयोग अपने खेत में करना होगा, या इतनी मात्रा में आपको चूना मिलाना होगा अपने खेत में। तो भाई उस उद्यमी को, उस किसान को कहीं ना कहीं से तो खरीदना ही है। तो जब आप सुझाव दे रहे हैं और आप उस तरह का व्यवसाय करेंगे तो आप ही के यहाँ वो देखेगा, और अगर उचित मूल्य पे आप बेचना चाहेंगे तो आपसे किसान खरीद भी सकते हैं। चूंकि किसान यहाँ आएंगे जाएंगे, तो आप उन्नत प्रजातियों के बीज भी रख सकते हैं, खाद भी रख सकते हैं, कीटनाशी और फफूंदनाशी औषधियां भी रख सकते हैं, और जो खरपतवार नियंत्रण करने की दवाइयां होती हैं उस तरह की दवाइयां भी रख सकते हैं, जैविक और रासायनिक खाद भी रख सकते हैं। कुल मिला के जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपको भारी मुनाफा होगा। और आप समझ लीजिए कि एक एक जिले में 1,000 करोड़ रुपए से कम का ये कृषि व्यवसाय नहीं है। यानी बीज बेचने का जो अपना व्यवसाय है वो 1,000 करोड़ रुपए का वो हो सकता है व्यवसाय। जब मैंने ये आंकड़ा एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक मेरे समक्ष रख रहे थे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया, ये आंकड़ा हमको बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने कहा ज्यादा तो लग रहा होगा, लेकिन आप एक स्टैटिस्टिक्स देखिए कि जिले में कितनी भूमि पे कौन सी खेती होती है। यानी कहीं सोयाबीन की खेती होती है, कहीं धान की खेती होती, कहीं गेहूं की, कहीं सरसों की खेती होती। अब आप देख लीजिए, गेहूं जो है 1 एकड़ में 40 किलो बीज गेहूं का लगता है, 30 किलो बीज सोयाबीन का लगता है। इसी तरह से अन्य फसलों का कैलकुलेशन कर लीजिए। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में किसान अपने घर का बीज प्रयोग कम करता है, ज्यादातर वो बाजार से बीज लेके, उन्नत प्रजातियों का बीज लेके, जिससे उत्पादन उसका बढ़ता है, तो वो बीज वो बेचते। तो बीज और पेस्टिसाइड वगैरह का मिला के हर जिले में 1,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है। और इस व्यवसाय में आप एंट्री कर रहे हैं, आप 25 लाख 50 लाख रुपए का भी व्यवसाय करेंगे तो आपकी आजीविका बहुत अच्छी तरह से संचालित होगी। तो इसलिए इस क्षेत्र में आप पदार्पण करिए, अपना ज्ञान वर्धन करिए, और किसी तरह से, जैसे मैंने बार बार कहा, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर की एक योजना है, उसके ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में अगर आप भाग ले लेते हैं
और आप 6 सप्ताह का कार्यक्रम विधिवत अटेंड करते हैं और आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो एसी एबीसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करते हैं, उनको 36% का अनुदान मिलता है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी हैं, उनको 44% का 44% का अनुदान मिलता है। और 20 लाख रुपए का पूंजी निवेश के साथ आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकते हैं। वो चाहे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हो, चाहे वो एग्री क्लिनिक हो, चाहे वो कृषि आदान की दुकान हो, या तीनों को मिला के कर सकते हैं। या कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है, आपको डेयरी करनी है तो उसके लिए भी इतनी ही सब्सिडी है, 36% या 44% का अनुदान है। आपको पोल्ट्री करनी है तो उस पर भी सब्सिडी है। आपको कुछ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ व्यवसाय करना है या उद्योग संचालित करना है, तो मैंने कृषि से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है, वो सब क्षेत्र पे आपको अनुदान मिलेगा। बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले सकते हैं, सब्जी के बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले सकते हैं, डेयरी शुरू कर सकते हैं, पोल्ट्री शुरू कर सकते हैं, गोटरी बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके आसपास उपलब्ध संसाधन हैं, यानी अनाज है, दलहन है, तिलहन है, फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं और फूल है, औषधीय सुगंधित पौधे हैं, वनों से कुछ वनोपज, माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हर्रा बहेरा आंवला बेल बेर, ये सब चीजें मिलती हैं। तो उनको लेके अगर कोई उद्योग भी आप शुरू करते हैं तो आपको ये फायदा होगा। जी, कोई प्रश्न? हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हेलो, डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने की कितनी लागत होती है? चलिए, पहला प्रश्न मिला है मुझे, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, मनीष पाटीदार जी। डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने की कितनी लागत होती है? अब ये बताने के लिए ये आप सोचिए कि कितनी बड़ी आपको डेयरी शुरू करनी है। 5 गाय की भी डेयरी हो सकती है, 5 भैंस की डेयरी हो सकती है, 10 गाय या 10 भैंस की डेयरी हो सकती है। तो उस हिसाब से माने गायों की कीमत, भैंस की कीमत आप देख सकते हैं। साथ ही उसके लिए जो शेड निर्माण है उसके बारे में आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं। और जैसे ही दुधारू पशु आप ले आएंगे, आपकी आमदनी तुरंत से शुरू हो जाएगी, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं है। शेड निर्माण के खर्चे को आप अनुमान कर लें, और जो दुधारू पशु हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका अनुमान कर लें, और एक आध हफ्ते का दाना चारा ये आप जोड़ लें, तो आपको डेयरी की कीमत मतलब कितने लागत में स्थापित हो सकती है, तो ये आपको पता चल जाएगा। मनीष पाटीदार जी, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है।
देखिए, कुछ लोग डेयरी व्यवसाय आप शहरों में आप देखते होंगे, तो लोग गाय भैंस न पाल के भी आप दूध को एकत्रित करते हैं, उस दूध से पनीर निकालते हैं, अलग करते हैं, उससे दही जमाते हैं, उससे कुछ पेड़ा वगैरह बना लेते हैं, और दूध को गरम करके भी बेचते हैं। तो इस तरह से शहरों में जो डेयरियां होती हैं वो बिना गाय भैंस के भी हो सकती। और गाय भैंस के साथ अगर डेयरी करेंगे तो उसके लिए मैं बता दूं कि लाभ कमाने के लिए आपके पास खेती की जमीन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरा चारा उगाइएगा तो लागत मूल्य कम होगा। और किसी भी व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए दो सूत्र होते हैं। लागत मूल्य आप कैसे कम करिए, यानी हरा चारा खूब उगाइए, जिससे खली चूनी चोकर या पशु आहार थोड़ा सा कम भी देना पड़े, तो आपके जानवरों की उत्पादकता बनी रहे। और दूसरा पक्ष ये है कि जो भी उत्पाद आपको मिल रहा है उसका आप विवेकपूर्ण तरीके से मूल्य संवर्धन करें। यानी दूध को अगर दूध के रूप में बेचेंगे तो आप 50 रुपए किलो भैंस का दूध बेच ले जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप 60 रुपए किलो बेच पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि भैंस के दूध में 6% से लेके 10% तक फैट होता है। तो यदि आप क्रीम सेपरेटर मशीन का प्रयोग करते हैं तो दूध तो बचा रहेगा, आप उसमें से इतनी क्रीम निकाल लेंगे कि उसमें 6% से 10% का मतलब है कि उसका एक एवरेज 880 ग्राम भैंस के दूध में घी होनी चाहिए। तो 80 ग्राम की दूध की घी की कीमत 500 रुपए के भाव से भी जोड़ें तो वो हो जाएगी लगभग 40 रुपए की। आपका पूरा का पूरा दूध सुरक्षित है अभी। उसी को कहते हैं सपरेटा दूध। इस सपरेटा दूध का कोई लेवाल है तो उसको सस्ते में आप बेच दीजिए चाय वगैरह की दुकानों पे। अन्यथा इसकी पनीर फाड़ लीजिए, तो इसमें करीब करीब 200-225 ग्राम पनीर बनेगी, जो बाजार में 300 रुपए किलो के भाव से बिकती है। तो आप 70-75 रुपए की पनीर भी बेच सकते हैं। तो 40 रुपए की घी और 75 रुपए की पनीर। घी न बना के अगर कोई आइसक्रीम का प्लांट डला हुआ है तो उनको अगर ताजा और शुद्ध क्रीम आप दे रहे हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे, और क्रीम उसकी दुगनी निकलती है, माने मात्रा में दुगनी रहती है। जब उस क्रीम से घी बनाया जाता है तो वो आधा हो जाता है। तो क्रीम बेच के भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आजकल मावा बनाने की, खोआ बनाने की मशीनें आ गई हैं, जिसमें आपको चलाना नहीं पड़ता। दूध डाल दीजिए, मोटर ऑन कर दीजिए, मशीन घूमती रहेगी, नीचे कुछ लगेगा नहीं, और नीचे गैस से आप गर्म करते जाइए, थोड़ी देर में खोआ बन के तैयार हो गया। उस खोआ में अगर आप शक्कर डाल देते हैं दूध में तो वो ऐसा होता है कि जिसको पेड़े के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई आप धीरे धीरे उसी दूध से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन पे भी अगर आप ध्यान दे देंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। हाँ, एक प्रश्न है सर, संस्था लोन देगी या अदर? देखिए, लोन तो हमेशा बैंक देती है,
संस्था का काम ये होगा, अगर एबीसी एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के बारे में आप संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो संस्था आपका ऋण प्रकरण तैयार करके 6 सप्ताह के भीतर बैंक के पास भेज देगी और फॉलो भी करेगी कि भाई आपका ऋण प्रकरण स्वीकृत हो जाए। और सब्सिडी इस विषय पर नाबार्ड देती है, तो नाबार्ड के माध्यम से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। राहुल जायसवाल जी, कौन सी योजना में हम सब्सिडी ले सकते हैं? मैंने 3 योजनाओं की बात करी। पहला तो मुख्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना है, दूसरा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, और तीसरा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर की योजना है। किसी भी योजना से आप सब्सिडी ले सकते हैं। हाँ, हाँ, एक सज्जन लिखते हैं, सर संस्था लोन देगी या अपनी जो है उसमें मिलता है? इस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। निधि है। मुर्गी पालन और बकरी पालन की लागत शुरुआत में क्या होती है? मुर्गी पालन और बकरी पालन की लागत शुरुआत में बहुत कम होती है। आप जानती हैं कि मुर्गियां कम कीमत पे मिलती हैं, बकरियां कम कीमत पे मिलती हैं। आप 100 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, तो इसमें लागत में अंतर आएगा। और जो चूजे हैं, चिक्स जो हैं, वो 25-30 रुपए के एक चिक मिलते हैं। तो आप उसका घर बनाने का देख लीजिए कि कितनी लागत आती है, और चूजों की लागत देख लीजिए, और उनको खिलाने पिलाने के लिए और कुछ पानी पिलाने के लिए ड्रिंकर, और फूड देने के लिए जो वूडर का इस्तेमाल होता है, तो वो आप देख लें, तो उससे आपको लागत पता हो जाएगी। बकरियों में भी इसी तरह है, 5 मादा और 1 नर रख के भी आप शुरू कर सकते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन आप बढ़ा सकते हैं। 10 मादा, 2 नर, या इससे बड़े आकार का भी आप बकरी पालन कर सकते हैं। हाँ, 10 बकरी पालन के लिए कितनी लागत लगेगी? देखिए क्या है, इसके बारे में तत्काल कुछ कह देना उतना उचित नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको अध्ययन करना होगा। बकरी पालन में आपको नस्ल का चुनाव देखना होगा कि आप जमुना पारी बकरी कर रहे हैं कि सिरोही नस्ल की बकरियां आप रख रहे हैं, या बर्बरी नस्ल की बकरियां रख रहे हैं। बर्बरी नस्ल की बकरी ऐसी होती है कि जिसको खूंटे पे बांध के खिलाया जा सकता है, और वो एक बार में 3-3 बच्चे देती हैं। और जो जमुनापारी बकरी की खासियत है कि उसकी ऊंचाई काफी होती है, और अगला पैर उठाकर वो काफी ऊंचाई तक झाड़ियों की पत्तियां चर सकती है। अगर आपको चराई पे बकरी पालन करना है तो जमुनापारी नस्ल रखनी होगी। अगर आपको खूंटे पे बांध के बकरी पालन करना है तो ये आपको बर्बरी नस्ल की बकरी रखनी होगी। और एक प्रजाति और मध्य प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है जिसको सिरोही नस्ल कहते हैं। तो वो न ज्यादा छोटी होती है न ज्यादा बड़ी होती है, और चराई और खूंटे पे बांध के खिलाने वाली जो बात है, वो दोनों में अच्छा मुनाफा देती है। तो आपको बकरियों के मूल्य का आकलन कर लेना होगा, उनको कितने दिनों तक खिलाना है वो आकलन कर लेना होगा, और उनके दवा दारू का क्या खर्च होगा वो आकलन कर लेना होगा, मजदूरी वगैरह क्या होगी। आपको एक पूरी परियोजना बनानी पड़ेगी। पूजा पवार हैं।
हाँ, मशरूम की खेती में क्या संभावना है और मशरूम का यूज कहाँ होता है? जी, मशरूम का यूज नॉर्मली सब्जी बनाने में होता है और मशरूम में प्रोटीन की बड़ी भारी मात्रा होती है। तो मशरूम से अचार और डिब्बा बंद उत्पाद वगैरह भी बाजार में आ गए हैं और मशरूम को सुखाया जा सकता है और उसका पाउडर किया जा सकता है। आजकल जो लोग बच्चे ज़्यादा जिम जा रहे हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो मशरूम वाला प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से मशरूम का उत्पादन करके और ताज़ा मशरूम तो बेचा ही जा सकता है। अगर ताज़ा बेचने में दिक्कत आ रही है तो डिब्बा बंदी भी की जा सकती है, प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है और उसको डिहाइड्रेशन करके पाउडर फॉर्म में भी उसको बेचा जा सकता है। अच्छा, हाँ, मनीषा जी लिख रही हैं कि मनीष नहीं मनीषा हूँ। चलिए क्षमा करिए, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो मनीषा जी, हाँ, हरा चारा हमारे यहाँ हमेशा उगाया जाता है। मैं हमारे विलेज में डेयरी फार्मिंग करना चाहती हूँ। मनीषा जी, हरा चारा के ऊपर एक अनुसंधान करिए। आपके यहाँ हमेशा हरा चारा उगाया जाता होगा। हो सकता है यह हरा चारा बरसीम हो, जई हो और दूसरा हरा चारा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक नया हरा चारा निकला हुआ है जिसको आप नेट पे सर्च करिए और इसको नोट कर लीजिए। हाइब्रिड हाइब्रिड नेपियर CO5। यह हरा चारा एक बार लगा देने पे 5 वर्षों तक फिर बोना नहीं पड़ता। जैसे गन्ने की कटिंग लगाई जाती है, उसी तरह से इस हरे चारे को लगाया जाता है। उत्पादन भरपूर मात्रा में है, यानी 1 हेक्टेयर भूमि में लगा दीजिए तो साल भर में 400 टन हरा चारा आपको मिलेगा, यानी 1 टन, यानी 1000 किलो हरा चारा आपको मिलेगा। यह हरा चारा उगाइए, अपने जानवरों को खिलाइए, अपनी डेयरी में आप इसको शामिल करिए। आपकी डेयरी निश्चित रूप से फायदेमंद होगी। अरुण चौधरी जी हैं, सर एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस का प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है और इस परियोजना को लाभ लेने के लिए कहाँ पर संपर्क करना पड़ता है? मैं पिछले दिनों भी इस विषय पे कई बार चर्चा कर चुका हूं। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। जिस संस्थान में मैं हूं, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश, उस संस्थान में एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रैल माह से हमारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। आप हमारे जिले में जो जिला समन्वयक हैं, हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में हैं, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से उनका संपर्क आप ले लें और उनसे आप बता दें, अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह बता दें। तो जैसे ही हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे, आप तक सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे जिला समन्वयक की होगी। आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है। इसके अलावा 7-8 अन्य संस्थाएं भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मध्य प्रदेश में कर रही हैं। MP कौन है? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी भी वेबसाइट आप देख सकते हैं, उनसे भी पता कर सकते हैं कब वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक NGO है कार्ड, वो भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करती है। भोपाल में ही उसका ऑफिस है। इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका भी कार्यालय भोपाल में है। ये संस्था भी ये काम कर रही है और इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जिले में जन अभियान परिषद है, उनसे आप संपर्क कर लें। उनके जो अधिकारी हैं उनको आप बता दें कि हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। तो जब
उनका कार्यक्रम आयोजित होगा, आपको वो सूचित करेंगे, उनके संपर्क में आप रह सकते हैं। इसके अलावा बोरवा बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट है खरगोन में, वो इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उज्जैन की एक एनजीओ है जिसके संस्थापक हैं मिस्टर चौहान, तो उज्जैन वाले उनसे संपर्क कर सकते हैं। रतलाम जिले के रहने वाले लाइवलीहुड कॉलेज रतलाम में है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। इंदौर और आसपास के क्षेत्र सेज यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो ये कार्यक्रम आयोजित करती है, उनसे संपर्क कर लें। इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि 6 सप्ताह का आपका प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको कुछ जानकारियां भी होंगी आपके एग्री बिजनेस को संचालित करने के लिए, एग्री क्लिनिक को संचालित करने के लिए। 20 लाख रुपए तक का आप ऋण ले सकते हैं और उस 20 लाख रुपए की ऋण राशि पर अगर आप सामान्य वर्ग के युवा हैं तो आपको 36% का अनुदान, और अगर आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तो आपको 44% का अनुदान मिलेगा। यही है। तो ये कार्यक्रम में एडमिशन बड़ा सरल है, अगर आप थोड़ा सा जागरूक होंगे, प्रयास करेंगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ जी, मेरा कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें। मेरा नाम है डॉक्टर वीपी सिंह, मैं सीनियर फैकल्टी हूं सेडमेप में, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8770030180। कांटेक्ट नंबर पुनः मैं बोलता हूं, 8770030180। हाँ, इसके बाद एक प्रश्न आया, सर क्या दूध डेयरी ओपन करने के लिए क्या बैंक से लोन प्राप्त करने कोई फॉर्मेट तैयार करना होगा? बिल्कुल करना होगा, जो मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनानी होगी। जिस तरह से हमने कहा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आप पशुपालन विभाग के किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हर जिले में डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री का कार्यालय होता है, तो वहां आप संपर्क कर लें। अच्छा, मधुमक्खी के लिए, ये मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं, मधुमक्खी के लिए वो जो बक्से और रानी मक्खी है वो कहाँ से प्राप्त करें? आप अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र से पता करें। अगर वहाँ नहीं पता होता है तो फिर हमको पत्र लिखें सेडमेप को, तो हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मौसम का मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मौसम का सून खास से प्राप्त कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका प्रश्न। गणेश वर्मा जी, एक बार थोड़ा सा आप फिर से लिखिए उसको। हाँ, मौसम का सूनखा से प्राप्त कर सकते हैं। मासूम,
कई क्षेत्र होते हैं, सूकर पालन में इस तरह से कई क्षेत्र होते हैं। तो आज मैं कुछ सफलता की कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली सफलता की कहानी जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। सतना जिले में एक डेयरी क्षेत्र के उद्यमी हैं। उनका नाम है श्री संजीव भल्ला जी। संजीव भल्ला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में नौकरी ना करके, उस क्षेत्र में कोई व्यवसाय ना अपना के, अपने पिता की एक छोटी सी डेयरी में उन्होंने काम करना स्वीकार किया और सतना में लगभग 3 एकड़ भूमि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के ठीक सामने है, नई बस्ती के पास है, उस भूमि पे बहुत कम पशुओं से उन्होंने ये कार्य शुरू किया था। आज की तारीख में करीब 150 से 200 जानवर उनके पास हैं और इन जानवरों से उनको लगभग 2000 लीटर से 2500 लीटर का दूध उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने सतना के भल्ला डेयरी फार्म में बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए। वो अभिनव प्रयोग जो हैं उसमें उन्होंने अपने दूध उत्पादन के साथ साथ जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल हैं, अपना वैन वगैरह भेज के वहां से मिल्क कलेक्शन उन्होंने करना शुरू किया और उसकी मार्केटिंग उन्होंने करनी शुरू करी और दूध के यहाँ पे सतना में सबसे बड़े व्यवसायी वो बन गए। पिछले 10-15 सालों से उन्होंने काफी अच्छी तरक्की की है और इस व्यवसाय के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहे। मैं चूंकि वहीं पदस्थ रहा करीब 18 वर्षों तक, तो मेरी उनसे लगातार चर्चा होती रही और वो काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। मैंने पहले सजेस्ट किया कि इसके ऊपर आप माने पाउच में पैक करके या बॉटल्स में पैक करके भी दूध निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि हमारी डेयरी में दूध वगैरह तो बिक ही जाता है, हम उसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं। तो मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में उन्होंने पनीर बनाने का एक कार्य शुरू कर दिया। पनीर बनाने से पहले क्रीम सेपरेटर की मशीन उन्होंने इंस्टॉल कर ली और भारी मात्रा में क्रीम सेपरेट करके और उसकी घी बना के और कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने रखना शुरू किया। जब गर्मी का सीजन होता है, दूध की मांग काफी बढ़ जाती है शादी विवाह वगैरह के कारण, और उस समय घी की कीमत बढ़ जाती है, तो वो घी बना बना के अपना कोल्ड स्टोरेज में 200 लीटर के ड्रमों में पहले से स्टॉक कर देते हैं और गर्मी के समय जब शुद्ध घी की काफी मांग बढ़ती है तो उस समय उसको निकाल के बेचते। दूध से बड़े पैमाने पर वह पनीर भी उत्पादित कर रहे हैं और पनीर का भी बाजार में विक्रय का कार्यक्रम उनका चल रहा है। इस बीच में उन्होंने सतना ही जिले में विभिन्न स्थानों पे भल्ला डेयरी फार्म के नाम से अपनी कई फ्रेंचाइजी यूनिट खोल रखी, दुकानें खोल रखी, जहां पे भल्ला डेयरी का दूध भी मिल सकता है, जहां पे उसकी पनीर भी मिल सकती है, जहां पे उसका खोआ या मावा भी मिल सकता है,
जहां पे उसके अन्य उत्पाद भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से इकाइयों के माध्यम से उन्होंने बाजार को विकसित करने का प्रयास किया। उनका ध्यान आया कि इतनी मात्रा में गोबर उत्पादित हो रहा है, क्योंकि 200-250 जानवरों का जो गोबर है वो काफी होता है। तो उन्होंने एक अभिनव प्रयोग शुरू किया और एक बड़ा गोबर गैस संयंत्र उन्होंने स्थापित किया, जिसमें 0.6 मेगावाट यानी आधे मेगावाट से थोड़ी ज्यादा बिजली का उत्पादन कार्य उन्होंने शुरू किया। तो अपने पूरे प्रतिष्ठान भल्ला डेयरी फार्म के जो विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था थी, वो अपनी गोबर गैस इकाई से उन्होंने उसको पूरा वो करते रहे और अपनी जो बिजली का खर्च है वो बचाते रहे। साथ ही साथ जो गोबर गैस से स्लरी निकल रही है, उससे वो बर्मी कंपोस्टिंग करके मुनाफा उन्होंने कमाना शुरू किया, बर्मी कंपोस्ट बेचना शुरू किया। बर्मी कंपोस्ट के साथ उसमें सागर जिले में मिलता है फॉस्फेटिक रॉक, वहां से फॉस्फेटिक रॉक मिला बुलवा के और इस बर्मी कंपोस्ट में उन्होंने मिलाना शुरू किया, क्योंकि फॉस्फेटिक रॉक में करीब 18% नाइट्रोजन होता है। इसमें उन्होंने मिलाना शुरू किया और इसमें विभिन्न तरह के कल्चर यानी पीएसबी कल्चर, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर और एजोटोबैक्टर और ये जो है राइजोबियम कल्चर, इस तरह के कुछ कल्चर्स को मिला के और उसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता को बढ़ाते हुए उन्होंने जो फर्टिलाइजर तैयार किया उसको हम लोग कहते हैं प्रोम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। और इस क्षेत्र में उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने कार्य किया। इकाई बढ़ती गई और इस इकाई के बाद उन्होंने जबलपुर में जो पनागर और बुढ़ागर का जो क्षेत्र है, जहां पे 3-3 हजार 6-6 हजार के भैंस की डेयरी संचालित है और वहां पास के नदी में गोबर बहता हुआ सा मिलता है, वहां पे उन्होंने इस अवसर को पहचाना और वहां एक बड़ा संयंत्र जिससे कि गोबर गैस का उत्पादन होता था, उस संयंत्र के संचालक से उन्होंने पार्टनरशिप करी और कहा कि गोबर जो है वो आप इसको प्रोसेस करिए, गैस आपकी है, लेकिन गैस निकालने के बाद जो बचा हुआ गोबर है इसको मैं प्रोसेस करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो आसपास की डेयरी है वो सारे गोबर यहाँ पहुंचा के करीब 40 पैसे किलो की दर से वो लेते हैं और लेने के बाद वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हुए गोबर को जल्दी से सड़ाते हैं और उसको केचुआ खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी केचुआ जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, जो उसकी प्रोसेस होती है कि वर्म्स उसमें अर्थवर्म्स को छोड़ देते हैं और अर्थवर्म्स उसको खा के पचा के और जो कंपोस्ट बनाते हैं उसी को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वो तैयार करते हैं और आप समझ लीजिए कि 40 पैसा प्रति किलो का गोबर वर्मी कंपोस्ट बना के कम से कम 6 रुपया किलो के भाव से इनका बिक जाता है। लेकिन इसमें वो और मूल्य संवर्धन करते हैं, इसमें वो मिलाते हैं ये फास्फेट, रॉक फास्फेट वगैरह मिला के उसको और उपयोगी बना के ये जो संस्थान है इनका आज की तारीख में सतना में भी एक बड़ा संस्थान चल रहा है और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग और प्रोम बनाने का एक कार्य जो है जबलपुर जिले में बुढ़ागर पनागर क्षेत्र के पास इनका चल रहा है। और
दूध से और दूध उत्पाद से जो भी मुनाफा इनको हो रहा है वह तो अलग, लेकिन आज की तारीख में इन दो संयंत्रों के माध्यम से, वर्मी कंपोस्ट संयंत्र के माध्यम से सतना में भी और जबलपुर के बुढ़ागर पनागर के क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बड़े वर्मी कंपोस्ट उत्पादक बन गए। सर्वाधिक बड़े दुग्ध उत्पादक नहीं हैं, लेकिन सर्वाधिक बड़े वर्मी कंपोस्ट के उत्पादक ये बन गए हैं और इनका करोड़ों रुपए का सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है। इसके अलावा ये भविष्य में पनीर का एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं, यानी फ्रोजन पनीर को एक्सपोर्ट अगर किया जाता है तो उसकी बड़ी भारी डिमांड है और फ्रोजन करने के बाद इसकी सेल्फ लाइफ 1 वर्ष तक हो जाती है फ्रोजन पनीर की। तो आगे संजीव भल्ला जी का जो सोच है वो फ्रोजन पनीर के निर्यात की सोच है और बड़ी ऑटोमेटिक डेयरी जिसमें कि सब काम बड़ी सरलता से और सुलभता से हो सके, तो उस तरह का डेयरी का ऑटोमेशन भी ये करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूं, हमारे उद्यमिता विकास केंद्र से सतना जिले में ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्होंने, विकास राज उर्मलिया जी। ये खेती के क्षेत्र में लगे रहे और सतना से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पे उचेहरा विकास खंड में एक गांव है अटरा के निवासी हैं, करीब 35 साल उनकी उम्र है और शुरू से ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहे हैं तो खेतीबाड़ी इन्होंने देखी ही है। शिक्षा इनकी बीए तक हुई है और एलएलबी भी इन्होंने किया है। वकालत का पेशा न करके खेती के ही पेशे में आगे इनके आने की सोच रही है और इन्होंने सबसे पहले कृषि आदान की एक दुकान शुरू करी। दुकान चलने लगी, फिर किसी ने इनको सुझाव दिया कि अगर आप बीज का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं तो बीज जो है वो अनाज की तुलना में 2 गुना 3 गुना ज्यादा रेट पे बिकता है। तो इन्होंने न केवल अपनी भूमि पे बल्कि आसपास कुछ और करीब 40-50 एकड़ की भूमि किराए से लेकर उस पर भी बीज उत्पादन का इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें ये गेहूं बीज, धान बीज, इस तरह के बीजों का उत्पादन करते हैं और कम से कम 25 गांवों में इनका ऐसा प्रभाव है कि कृषि में स्नातक न होने के बावजूद इनको पौधों की जो रोग है, व्याधि है, उसको पहचानने की क्षमता विकसित हो गई और उसमें किन दवाइयों का प्रयोग होगा इसकी क्षमता विकसित हो गई और जो फसलों की क्रांतिक अवस्था है कि माने कितनी नमी चाहिए। जी, आपने लिखा है, मैं पशुपालन करना चाहता हूं और मैं किसान हूं, ये मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसके लिए कोई लोन की व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ACABC एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के पाठ्यक्रम को अटेंड कर लें, उससे लोन की व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, नाबार्ड की एक स्कीम है उद्यमिता डेयरी योजना। नाबार्ड अपनी स्कीम में 5 लाख रुपए का लोन देता है। या तो आप चाहें गाय की डेयरी कर लें, या आप चाहें भैंस की डेयरी कर लें, या काफ रियरिंग कर लें, यानी अच्छे नस्ल की बछिया कहीं से ले आवें ज्यादा संख्या में और उसको आप पाल लें। अपने घर में जब गाय बन के तैयार होगी तो आपकी डेयरी थोड़ी बड़ी होगी और ज्यादा मुनाफे वाली होगी, तो ये हो सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है आचार्य विद्यासागर डेयरी
परियोजना। इसके लिए आपको जाना होगा अपने जिले के डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु चिकित्सा विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं आपके जिले में, उनके साथ संपर्क कर लें, या आप अपना विकास खंड में हैं तो विकास खंड में जो वेटनरी हॉस्पिटल है वो डॉक्टर साहब से आप संपर्क करके ये आचार्य विद्यासागर डेयरी परियोजना की जानकारी ले सकते हैं। इसमें भी अनुदान है। जो उद्यमिता डेयरी परियोजना है नाबार्ड की, उसमें 25% अनुदान सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए और करीब 35% अनुदान अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों के लिए है। सर, क्या मुझे बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन में किस तरह से कृषि की जाए जो सफल हो? जी बिल्कुल बता सकता हूं। मैं असल में भोपाल में हूं, तो रायसेन हमारे बगल का जिला है, यानी मंडीदीप के आसपास रायसेन शुरू हो जाता है। मंडीदीप रायसेन में ही है, यानी यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो रायसेन जिला शुरू हो जाता है। वहाँ कुछ बासमती धान मशहूर है और बहुत बड़ी बड़ी राइस मिलें वहाँ पे स्थापित हैं, और एक दावत ब्रांड की राइस वो है। दावत बहुत बड़ा ब्रांड है जो माने बासमती के ऊपर कारोबार करता है। देश में भी उसके चावल बिकते हैं पैकेट में पैक होके, और विदेश में भी निर्यात होता है। तो रायसेन में जो जमीनें हैं, कुछ काली मिट्टी वाली जमीनें हैं और कुछ लाल मिट्टी वाली जमीनें हैं। तो काली मिट्टी वाली जमीनों में अलग तरह की फसल होगी, लाल मिट्टी वाली जमीनों में कुछ अलग तरह की फसल होगी। तो आप कभी हमारे कार्यालय में, अगर रायसेन में आप हैं तो हमारे कार्यालय में आप पधार सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे मैदानी भाग भी है, कुछ पठारी क्षेत्र भी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसमें माने धान गेहूं की भी खेती हो सकती है, सोयाबीन की भी खेती होती है। हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा एक क्षेत्र रहा है और सेडमैप का भी क्षेत्र रहा है। हम लोग बहुत लंबे समय से औषधि और सुगंधित पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन विषय पे कार्य करते रहे, और इस खेती को हम लोगों ने कुछ हद तक बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ साहित्य भी इसके ऊपर प्रकाशित हुए हैं, और माने औषधीय फसलों की खेती कैसे करें और उसको कहाँ आप बेच सकते हैं, किस तरह से उसके मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। तो इस विषय में भी, तो बड़े संक्षेप में जो आपका प्रश्न है ना कि रायसेन जिले में किस तरह की कृषि की जाए तो सफल हो सकते हैं, तो अनाज दलहन तिलहन की भी कृषि की जा सकती है, फल की कृषि की जा सकती है। आजकल लोग बीही या अमरूद की खेती करते हैं, सघन बागवानी पद्धति में आम की खेती करते हैं, इससे भी वो पैसा अच्छा कमा लेते हैं। सब्जियों की खेती से भी पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा पॉली हाउस लगा के गुलाब की खेती लोग कर रहे हैं, और उस कट फ्लावर्स को बेच के भी अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र और हो सकता है औषधि और सुगंधित पौधों की खेती। औषधीय फसलों में हो सकता है अश्वगंधा हो सकता है, सर्पगंधा हो सकता है, कालमेघ हो सकता है, और सतावर हो सकती है। और सुगंधित फसलों में लेमन ग्रास, पामा रोजा, मेंथा आदि आदि की खेती होती। तो देखना होगा कि मिट्टी किस तरह की है, पानी की सुविधा कितनी है, और वो जो खेत है वो समतल है या असमतल है, ढलान वाला है, और बरसात में उसमें जल भराव यानी वाटर लॉगिंग होती है या नहीं होती है। तो इस तरह की बातें जान के आपको मार्गदर्शन किया जा सकता है। आप अगर बगल के जिले में हैं तो पधारें। हमारा ऑफिस है सेडमैप का अरेरा हिल्स पे। आप नेट पे हमारे ऑफिस को सर्च कर सकते हैं, और मैंने अपना नाम बता दिया, अपना फोन नंबर बता दिया।
आप मुझे फोन से संपर्क करके पहले से बता के आप हमारे दफ्तर में आके हमसे बातचीत कर सकते हैं और तब इस पे विस्तार से चर्चा हो सकती है। हाँ, राहुल जायसवाल जी हैं, पॉली हाउस पर सब्सिडी किस योजना के तहत मिलती है? तो भाई साहब, पॉली हाउस पे जो सब्सिडी होती है वो है उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से मिलती है। आप अपने जिले में जो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग का जो कार्यालय है वहां संपर्क कर लें। जो लागत मूल्य होता है उसका 50% सरकार अनुदान देती है। जी, और कोई प्रश्न? मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं है और मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया। तो आप लोगों ने हमको ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको, और इस प्रशासन अकादमी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आपसे मैं बातचीत कर सकूं। धन्यवाद।